हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट। जैसा कि हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, किसी भी सब्सटेंस की 3 स्टेट एग्जिस्ट करती है, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस कौन सी स्टेट में आपका सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा, ये 2 प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज इंटरपार्टिकल फोर्स एंड सेकेंड वन इज काइनेटिक एनर्जी। यदि सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी जब इक्वल होती है तो सब्सटेंस है वो अपनी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और यदि पार्टिकल्स के बीच का इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स है वो काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो जाए, मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाए और काइनेटिक एनर्जी उनकी कम हो जाए, तो पार्टिकल पास पास आएंगे और जो आपके सब्सटेंस की जो स्टेट है वो होगी सॉलिड। और उसी तरीके से यदि इंटरपार्टिकल फोर्स कम हो जाए और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए पार्टिकल्स की, तो आपका जो सब्सटेंस है वो आपका गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आपके जो पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से एक दूसरे से दूर भागते हैं, इधर उधर भागते हैं। इस वजह से जो आपका जो सब्सटेंस है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड है वो स्टेट आपके सब्सटेंस की तब एग्जिस्ट करेगी जब इंटरपार्टिकल फोर्स काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो। फर्दर वी कैन क्लासिफाई सॉलिड्स इनटू 2 कैटेगरीज, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड्स। So our first question is, what are the difference between crystalline solid and amorphous solid? So first and main difference between crystalline solid and amorphous solid is crystalline solid have definite arrangement of particles, while amorphous solids have a random arrangement of particles, means इनका कोई डेफिनेट अरेंजमेंट पार्टिकल्स का नहीं होता है। किस तरीके से, हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो 2 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ए एंड बी। तो आप यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देखेंगे जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो एक डेफिनेट है, ए बी ए बी ए बी बी ए बी, मतलब हर ए के बाद बी वाला पार्टिकल आएगा और बी के बाद ए वाला ही पार्टिकल आएगा। कभी भी बी वाले पार्टिकल के बाद बी वाला पार्टिकल कभी भी रिपीट नहीं हो रहा, मतलब एक डेफिनेट अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का। जबकि हम अमोर्फस सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स है वो रेंडमली अरेंज्ड है, मतलब ए बी बी ए बी, मतलब कहीं भी ए पार्टिकल आ रहा है कहीं भी बी पार्टिकल आ रहा है, मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो डेफिनेट नहीं है, जबकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो डेफिनेट है। यदि हम अगेन नेक्स्ट इन दोनों में डिफरेंस देखें वो देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये फिक्स टेम्परेचर पे ही मेल्ट होंगे, मतलब यदि किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस है या 120 डिग्री सेल्सियस तो वो उसी टेम्परेचर पर मेल्ट होगा। मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये चौक है, मान लो अभी मुझे इसका एग्जैक्टली मेल्टिंग पॉइंट, ये जो चौक है इसका मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 25 डिग्री पे ही मेल्ट होगी ना, उससे पहले सॉफ्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जबकि यदि अमोर्फस सॉलिड्स की बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता, शार्प नहीं होता, मतलब जैसे कि कैंडल का एग्जांपल ले तो कैंडल पहले सॉफ्ट होती है देन उसके बाद मेल्ट होती है, मतलब वो एक फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होती, वो एक टेम्परेचर की रेंज पे मेल्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो अमोर्फस सॉलिड है उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो थर्ड डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड इज, क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम किसी नाइफ की हेल्प से कट करते हैं तो एक क्लीन क्लीवेज देता है, मतलब कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है आप उसे चाकू की हेल्प से काटो तो एक क्लीन क्लीवेज देगा, मतलब एक क्लीन साफ क्लियर लाइन में कटेगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं कटता। जबकि यदि अमोर्फस सॉलिड को आप नाइफ की हेल्प से कट करते हो तो वो आपको क्लीन क्लीवेज नहीं देते, मतलब आप सीधा काटने की कोशिश करो तो भी वो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा कम कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्लीन क्लीवेज देते हैं नाइफ के से कट करने पर, और जो अमोर्फस सॉलिड है वो क्लीन क्लीवेज नहीं देते हैं नाइफ से कट करने पर। देन नेक्स्ट डिफरेंस इज, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक इन नेचर होता है और जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। तो हमारे पास सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एनआइसोट्रोपिक एंड व्हाट इज आइसोट्रोपिक।
तो हम ये समझेंगे अभी फिलहाल के लिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, अपना नेक्स्ट टॉपिक यही होगा वो आइसोट्रोपी एंड एनाइसोट्रोपी। तो मैं अभी आपको शॉर्ट में ही बता देती हूँ कि एनाइसोट्रोपी क्या होती है और आइसोट्रोपी क्या होती है। ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंपाउंड की या किसी भी सब्सटेंस की। तो हम ये कहेंगे कि यदि कोई सब्सटेंस है वो एनाइसोट्रोपिक इन नेचर है, तो मतलब उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हर डायरेक्शन में सेम नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, मान लो ये हमारे पास कोई सॉलिड है और ये इसके कुछ पार्टिकल्स अरेंज्ड है, और यदि हम क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड्स में बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें मान लो इस डायरेक्शन में आप कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर कर रहे हो, उसकी जो वैल्यू है वो कुछ आएगी, उसके बाद इस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी, इस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी। तो हम ये कहेंगे कि यदि हर अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू अलग अलग आती है, मतलब वो कैसा है नेचर में, एनाइसोट्रोपिक। और यदि ये तीनों ये कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो सेम आती है तो वो कहलाती है आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपी या उन सब्सटेंस को हम कहेंगे आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब आपको दिखने में ये लग रहा होगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे वो आइसोट्रोपिक होने चाहिए थे और जो अमोर्फस सॉलिड है वो एनाइसोट्रोपिक होने चाहिए थे। ऐसा नहीं है। हम ये जो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से अमोर्फस सॉलिड ही आइसोट्रोपिक होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। तो इसके बाद अपना जो नेक्स्ट डिफरेंस है बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स आर कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं और जबकि अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो सूडो सॉलिड्स होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, सूडो सॉलिड्स का मतलब क्या है? सूडो सॉलिड्स का मतलब ये है कि यदि आप अमोर्फस सॉलिड को किसी टेम्परेचर की रेंज पे गर्म करते हो तो आपके जो सॉलिड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। अमोर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज हो जाते हैं एक टेम्परेचर की रेंज पर, इसलिए हम अमोर्फस सॉलिड्स को सूडो सॉलिड्स कहते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे या कम टेम्परेचर पे वो अमोर्फस ही रहते हैं। इसका एग्जांपल या इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि कुछ टाइम के बाद या बहुत सालों बाद जो आपका ग्लास है वो मिल्की हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न यही है कि ग्लास वो एक्चुअल में नॉर्मल टेम्परेचर पे अमोर्फस सॉलिड होता है, लेकिन बहुत टाइम बाद या ज़्यादा हीट की प्रेजेंस में वो चेंज हो जाता है, अमोर्फस सॉलिड हो जाता है। चेंज किसमें हो जाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। इसलिए अमोर्फस सॉलिड है उसको हम सूडो सॉलिड कहते हैं। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो कुछ टाइम के बाद जो ग्लास है वो उसकी थिकनेस है वो ऊपर से कम हो जाती है और थोड़ी सी थिकनेस नीचे से ज़्यादा हो जाती है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो अमोर्फस सॉलिड है वो उनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि धीरे धीरे टाइम के साथ वो कम टेम्परेचर पे धीरे धीरे फ्लो होते हैं, अप से वो डाउन आते रहते हैं और इसलिए उनकी जो थिकनेस है वो नीचे से ज़्यादा हो जाती है, ऊपर से कम हो जाती है। इसलिए अमोर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है। कम टेम्परेचर पे वो फ्लो करते हैं बहुत कम स्पीड में लिक्विड्स की तरह। तो ये, और यदि हम एग्जांपल्स की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल आपका डायमंड है, क्वार्ट्ज है, या आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल है, और जैसे आपका कोल है, और ये सब अमोर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे मेन डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड्स।